जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, अब तक हमने जो है इतिहास का ऋग्वैदिक काल तक देख लिया था, पूरा पाषाण से ऋग्वैदिक काल तक। अब हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे और इसके कालखंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित जो मूल भौगोलिक क्षेत्र है वो पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से मेल खाते हैं। मतलब ये एक मिला जुला जो हमारे इतिहास शास्त्रियों ने जो अनुमान लगाया है वो ऋग्वैदिक काल का जो है वो पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनसे मेल खाते क्षेत्रों का जो है उन्होंने अनुमान लगाया है। जबकि उत्तर वैदिक काल में उल्लेखित मूल भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में जो मूल भौगोलिक क्षेत्र थे ऋग्वैदिक काल में, तो ये कुरुपांचाल क्षेत्र, इंडो गंगा जल विभाजन, ऊपरी गंगा घाटी शामिल है जो इनसे मेल खाते हैं। मतलब इंडो गंगा हो गया जल विभाजन, जैसे इंडो गंगा जल विभाजन हो गया, और ऊपरी गंगा घाटी शामिल है, इनमें जो है मेल खाते हैं। फिर राष्ट्र शब्द पहली बार इस काल में सामने आया था। इस दौरान युद्ध गायों के लिए ही नहीं लड़े जाते थे। पूर्व वैदिक काल का मुख्य रूप से ग्रामीण समाज अब कृषि प्रधान समाज बन गया था। शासक जनजातीय ग्रामीण जनता के बल पर शक्तिशाली हो रहे थे और पुरोहितों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत कर रहे थे, जो उनकी सत्ता को बनाए रखने में मदद करते थे। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उत्तर वैदिक काल में राजा अधिकार में स्थायी सेना नहीं थी। मतलब राजा के अधिकार में उत्तर वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी और युद्ध के समय जनजातीय इकाइयों को जुटाया जाता था। मतलब राजा जो है अपने लिए कोई सेना नहीं रखता था और युद्धों में जो जनजाति हैं उनको जुटाया जाता था। और युद्ध के समय जनजातियों को जुटाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है ग्रंथों में शासक या राजा के चुनाव का पता चलता है, लेकिन वंशानुगत शासन उभर रहा था। मतलब राजा के शासन का तो पता चलता है और ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे जो है वंशानुगत शासन धीरे धीरे उभर रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। धार्मिक कर्मकांड संस्कार राजा के प्रतिष्ठा को और मजबूती प्रदान करते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक और राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता था। वाजपेयी यज्ञ हो गया जो वास्तविक अर्थ में शक्ति का जो है द्योतक है। इसमें रथों को दौड़ाया जाता था, रथों की दौड़ होती थी, जहाँ शाही रथ को सभी स्वभाजन के विरुद्ध विजयी बनाया जाता था। और अश्वमेघ भी होता था उस क्षेत्र में निर्विवाद निरंतर, जहाँ पर शाही घोड़ा निर्बाध दौड़ता हुआ गुजरता था। उत्तर काल में धीरे धीरे जन के स्थान पर जनपद युग में बदल रहा था। प्रायः राजा क्षत्रिय होता था, राजा प्रायः हमेशा क्षत्रिय ही होता था और सम्राट पद का लगभग वंशानुगत बन गया था। राजा को विभिन्न नामों से संशोधित किया जाता था। मतलब राजा को विभिन्न नामों से बुलाया जाता था, संबोधन किया जाता था उनका। फिर आइए वेदांग सूत्र में देखते हैं। तो सर्वप्रथम वेदांग सूत्र, सर्वप्रथम भौतिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया, जिसमें वेदांग कहा जाता है। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विधाएं हैं। ये वेद के अर्थापन, अर्थ के ज्ञान से सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान विधि संहिता और उत्तर वैदिक कालीन लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के समय माना जाता था। उत्तर गंगा के मैदान में रचे गए जो साहित्य थे, ये वैदिक संहिता, ये उत्तर गंगा के मैदान में रचे गए थे। फिर जो है उत्तरकालीन क्षेत्र में चित्रित धूसित मृदभांड मिले हैं जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। तो जो चित्रित
मृदभांड थे उसका प्रयोग बर्तन के लिए किया जाता था। लोहे के हथियारों का प्रयोग भी किया जाता था। लोहे का हथियार जो है उत्तर वैदिक काल में प्रयोग किया जाता था। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले थे। तो पंजाब के आर्य जो थे वो गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले थे। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। यानी दो कबीले थे, एक भरत कबीला एक पुरु कबीला, दोनों एक होकर कुरु नाम से, भरत पुरु मिलकर कुरु बन गए। कुरुओं ने दिल्ली और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। यह कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। कुरु जो है वो पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई है। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ तक स्थित है। उत्तर वैदिक काल में के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश के कोसल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गए थे। सामाजिक संगठन उत्तर वैदिक काल का सामाजिक संगठन अब चलिए देख लेते हैं। तो सामाजिक संगठन में उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों और त्योहारों पर यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वो युद्ध में राजा के जीत के लिए देवाराधना करते थे तथा उसके लिए स्थान पर अभयदान प्राप्त करते थे। और धार्मिक संस्कारों की बढ़ती उपमान पद्धति ने ब्राह्मणों की शक्ति को काफ़ी बढ़ा दिया था। शिक्षा ज़्यादातर द्विजित जातीय तक सीमित थी और जिसका आरंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता था। हालांकि स्त्रियों को कुछ स्थानों पर भागीदारी होती थी। इस काल में सभाओं पर कुलीन समृद्ध पुरुष का आधिपत्य था और स्त्रियों को सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यानी स्त्रियों अभी भी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। सभा और समितियों का वर्चस्व बना हुआ था। हालांकि स्थिति ऋग्वेद की तरह नहीं थी, लेकिन विदत और का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। तो विदत का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। 4 वर्ण ब्राह्मण, राजन्य और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा था। अन्य महत्वपूर्ण संस्थान जो थे जिसमें इस काल में अपना आकार लेना शुरू किया वह आश्रम या जीवन के विभिन्न चरण थे। वर्ण के साथ मिलकर उत्तर वैदिक समाज वर्ण आश्रम धर्म समाज के रूप में जाना गया। यानी वर्ण समाज अब धर्म के रूप में जाना जाने लगा। और फिर जो है सामाजिक संगठन के बारे में आइए देखते हैं। तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीन एवं ब्राह्मणों का प्रारब्ध हो गया। राज्य का आकार वृद्धि से मुखिया और राजा की और अधिक शक्तिशाली होते गए। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान राजा का निर्वाचन होता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। यानी महाराजाधिराज ऐसे जो उपनाम थे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का, वो अभी भी होड़ जारी है। और राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ आइए देख लेते हैं। तो राजकीय संस्कार है। राजसू का जो शाब्दिक अर्थ है वो राजकीय संस्कार है। यह राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि होती है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति होती है। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। अग्नि
अग्नि स्टोम। यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में बलि पशु दिया जाने वाला यज्ञ था। यह एक दिन चलता था। एक दिन में यज्ञ में सुबह, दोपहर व शाम को सोमरस का पान किया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार था। मतलब चौथे वर्ण जो थे उनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। वह गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकता था। यही से उपनयन का अभाव शूद्रों की दासता व दूतक बन गया। शूद्रों को अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया। वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने लगे। सती प्रथा। आइए अब सती प्रथा के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद में सती प्रथा के औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता में लेटती थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड के वेदयंती की माता सती का उल्लेख है। महाभारत में इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मादी सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच या द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनान लेखक उत्तर पश्चिम में सैनिक की स्त्रियों के सती के साथ उल्लेख मिलता है। आइए सती प्रथा। तो सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेख प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 501 ईस्वी से एरड़ अभिलेख का पता चलता है। गुप्त नरेश भानुगुप्त एवं मित्र गोपराज सैनिक हुड़ों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख मिलता है। 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय की सरकार ने मदद किया था। अंततः सती प्रथा अवैध घोषित किया गया। देवता अनुष्ठान दर्शन यज्ञ संस्कृति का मूल था तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठानों को मंत्र विधि प्रचलित थी। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि प्रमुख नहीं रहे। उत्तर वैदिक काल में अब इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता नहीं रहे। उत्तर वैदिक काल में देवमंडल के सृजन में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला था। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च जो राजा थे, ये सर्वोच्च जो देवता थे वो प्रजापति थे। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई थी। यानी रुद्र यानी भगवान शंकर, जिन्हें पशुपति कहा जाता है, उनकी महत्ता हो गई। विष्णु को वे लोग अपने पालक और रक्षक मानने लगे। पूषण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्रों के देवता बन गए। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चल रहे थे, परंतु अब देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख होती नहीं थी। ऋणी मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना आवश्यक था। 3 ऋणों से उनको उत्तीर्ण होना आवश्यक था। तो पहला ऋण था ऋषि ऋण, जो वैदिक ग्रंथ के अध्ययन करना, और दूसरा है पुत्र पुत्री ऋण, और तीसरा है देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठानों एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति ऋण इससे मुक्त हो सकता था। तो व्यक्ति के पास 3 ऋण थे, ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण। इसको धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा ही खत्म किया जा सकता था। फिर जो है इसके बाद है उत्तर वैदिक संस्कृति में लवकालीन संस्कृति भी कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति को लवकालीन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन, चित्रित सिलेट के बर्तन इस काल में प्रयोग में लाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यन संस्कृति के विस्तार का प्रमुख कारक लोहे के इस्तेमाल की शुरुआत हो चुकी थी, जो करीबन 1000 ईसा पूर्व में लाई गई, और इसे कृष्ण
अयास या श्याम अयास के रूप में उल्लेखित किया गया। ऋग्वैदिक काल में लोग एक धातु से परिचित थे जिसे अयास कहा जाता था, जो या तो तांबा था या कांच। उत्तर वैदिक काल में कृषि देख लेते हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। ये लोग खेती की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए। इसमें यह कहा गया कि हल चलाने के लिए 6 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 की संख्या में बैलों के हल जोते जाने की चर्चा मिली है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। हल संबंधी अनुष्ठान भी होते थे। उसके बाद कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहलाता था, क्योंकि हल उनका अस्त्र था। वैदिक काल में लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल गेहूँ उनकी मुख्य फसल हो गई। वैदिक काल में लोगों को चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार के तिलहन पैदा करते थे। 1500 ईसा पूर्व में तांबे के अत्यधिक औजार और जखीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे के खानों का उपयोग करते थे। तांबे की वस्तुएं चित्रित दूषित मृदभांड स्थलों पर पाई गई हैं। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु काम बड़े पैमाने पर होता था। पंचमहायज्ञ के बारे में जान लेते हैं। तो पंचमहायज्ञ गृहस्थ आर्यों को पंचमहायज्ञ का अनुष्ठान करना, ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चन। तीसरा पितृयज्ञ, पितरों को तर्पण, श्राद्ध, जल और भोजन अर्पित किया जाता था। इसके बाद नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा, और भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पे पक्षियों और श्वानों आदि को भोजन देना होता था। तो दोस्तों, हमने जो है पूरा देख लिया उत्तर वैदिक काल को। अब इसके बचे हुए भाग को कल देखेंगे। और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों को जोड़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।